हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय बिलाल राजपूत। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड सॉल्यूशन चैप्टर, जहां पर हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये टर्म्स कंसंट्रेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होगा क्या? बहुत बेसिक टर्म है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोग बहुत इजीली कवर कर सकते हैं इसे। देखो सिंपल हम समझते हैं, हमने पढ़ा था सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या बताया था? सॉल्वेंट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट है हमारे पास ये, और उस सॉल्वेंट के अंदर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर सोल्यूट गिर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कितना मैक्सिमम सोल्यूट, कितना मैक्सिमम सोल्यूट, ये याद रखनी है बात, कितना मैक्सिमम सोल्यूट जो है हमारा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर जो है डिजोल्व हो सकता है। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट जो है वो डिजोल्व हो सकता है। कहाँ पर? जब हम क्या रख देंगे, टेम्परेचर प्रेशर जो है ना, वो दोनों के दोनों टर्म्स कांस्टेंट कर देंगे। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या करने वाले हैं यहाँ पर? हम कांस्टेंट कर देंगे यहाँ पर। तो मतलब क्या होगा? एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना सोल्यूट जो है हमारा मैक्सिमम वो डिजोल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी क्या होगी? फिक्स होगी। उसे कहेंगे हम यहाँ पर क्या? यहाँ पर सोल्युबिलिटी कहेंगे उसे हम यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट can be dissolved in specified amount of solvent at given temperature and pressure to form सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सैचुरेट का मतलब क्या होगा? जब हम सोल्यूट घेरते जाएंगे एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर जाकर क्या होगा कि सोल्यूट मिलना बंद हो जाएगा, है ना। द स्टेट इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, वो कहलाएगा सैचुरेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या क्या जाना हमने यहाँ पर कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिजोल्व कर सकते हैं किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना, ताकि वो बन जाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत आसान से टर्म है। आप देखो समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉल्वेंट हो सकता है लिक्विड है, सपोज हम इसे देंगे यहाँ पर वॉल्यूम में, है ना। ये वॉल्यूम होगा, ये सोल्यूट जो होगा ये होगा मास हमारा। तो इसकी जो यूनिट बनेगी सॉल्युबिलिटी की, तो यूनिट क्या बनने वाली है इसकी? सॉल्युबिलिटी जो है वो होगा क्या यहाँ पर? ग्राम अपॉन लीटर हो जाएगा, है ना। मास, कितना मास कितने पर लीटर वॉल्यूम के अंदर डिजोल्व हो रहा है, तो लिख सकते हैं ग्राम लीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? या फिर लिख सकते हैं मोल्स लिखते हैं ना, मोल्स गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। कितने मोल्स ऑफ गैस है, कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लीटर आ जाएगा तो बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये टर्म्स होंगे यहाँ पे इसके। तो सिंपल है, सॉल्युबिलिटी क्लियर हुआ। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रहा है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास सपोज करो 1 गिलास पानी है हमारे पास, 1 गिलास वाटर है हमारे पास। उस वाटर पे क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा हमने यहाँ पर। उस वाटर के अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? इस शुगर पहले ऐड होगी, सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड। उसके अंदर क्या हो रहा है कि शुगर डालने वो डिजोल्व होते जा रहा है। पर एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक सर्टेन टाइम बाद ऐसा आ जाएगा कि क्वांटिटी के बाद कि वो क्या हो जाएगा? घुलना बंद हो जाएगा। उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसकी जो टेंडेंसी है सॉल्वेंट की अपने अंदर सोल्यूट को डिजोल्व करने की, वो सारी टेंडेंसी कहलाएगी वहां पर क्या? सॉल्युबिलिटी। कितना मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है वहां पर पढ़ेंगे हम इसमें। यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है ना। किस फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज जाननी है यहाँ पर हमें, ठीक है। उससे पहले हम एक बात जानने हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के बारे में भी। सिंपल सा हमने एक रूल पढ़ा केमिस्ट्री का, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब ये है कहने का, पोलर जो होंगे हमारे वे पोलर के साथ में घुलते हैं, है ना। और नॉन पोलर जो होंगे हमारे वे नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, है ना। पोलर के साथ डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर के साथ डिजोल्व होंगे। किसी कंडीशन में, किसी केमिकल रिएक्शन में जैसे बन जाए कहीं पर पोलर के अंदर नॉन पोलर बन जाए कोई, तो वहां पर प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ये, पीपीटी फॉर्मेशन, है ना। वहां पर एग्जाम्पल भी थे, तो याद रखेंगे क्या होगा? पोलर के साथ में पोलर घुलता है, नॉन पोलर के साथ में नॉन पोलर घुलता है। जैसे सपोज हम बात करते हैं, हम पोलर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास H2 है, ये पोलर है, पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। और बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरा ले लें, सपोज करो यहाँ पर जो है NaCl ले लें आप हम, ये भी पोलर है हमारे यहाँ पे, है ना।
तो पोलर्स में क्या होगा, पोलर के साथ में पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर। जैसे नॉन पोलर हमारे पास सपोज हम बात करते हैं CCl4 है हमारे पास, CCl4 नॉन पोलर है और CH2 हमारा नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है यहाँ पर, ठीक है ना। पोलर के साथ पोलर डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर, ये याद रखना है यहाँ पर। पढ़ते हैं फैक्टर्स। फैक्टर से पहले एक बात जान लें आप, अब देखो सोलिबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं, हमारी एनसीईआरटी के अंदर सोलिबिलिटी हमें 3 टर्म से पढ़नी है, 3 तरह से सोलिबिलिटी पढ़नी है। हम यहाँ पर देखो जो पहला है हमारे पास, हम पढ़ते हैं सोलिबिलिटी पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ते हैं एक तो हम, दूसरा पढ़ते हैं गैस इन लिक्विड पढ़ते हैं यहाँ पे हम, और इसके बाद जो पढ़ते हैं लिक्विड इन लिक्विड पढ़ते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर सोलिबिलिटी में, जो है हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड में हम पढ़ेंगे वोलेटाइल लिक्विड होंगे वहाँ पर, ठीक है, वो वहीं पर क्लियर करेंगे बात सारी। और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, सॉलिड इन लिक्विड में ना फैक्टर्स पढ़ते हैं, किस किस फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज करने में यहाँ पर। तो जनरली यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर रूल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, एक लॉ दिया हुआ है ली-चाटलर प्रिंसिपल, ली-चाटलर प्रिंसिपल। और इसमें जो है ना हमारे पास गैस इन लिक्विड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इससे बनता है क्वेश्चन हमारा, है ना। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पढ़ते हैं हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। और लिक्विड इन लिक्विड के लिए पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ जो है इससे निकलेंगे अगले टर्म्स हमारे। यहाँ पर पढ़ेंगे हम सॉल्यूशंस के टाइप, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी इन तीनों के अंदर यहाँ पर। इस तरह से हमारे चैप्टर का पूरा एक पार्ट कवर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कवर किए, सेकंड हमारे पास सोलिबिलिटी आ जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है वॉन्टा फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास, हमारा चैप्टर यहाँ पर कवर होगा करके, ठीक है। ये सब पढ़ना है हमें यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड, और वहां पर पढ़ेंगे फैक्टर्स। तो समझते हैं यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा। सपोज हमारे पास यहाँ पर जो है एक लिक्विड है हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट, ये लिक्विड है, हम इसके अंदर कोई सॉलिड सॉल्वेंट घेर रहे हैं, सोल्यूट घेर रहे हैं यहाँ पर। ये कैसा होगा हमारा सोल्यूट, जो होगा सॉलिड स्टेट में होगा, यहाँ पर सॉलिड होगा हमारे यहाँ पे, है ना। जैसे हम क्या करते हैं पानी के अंदर शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करने हैं हम। तो इसमें जो फैक्टर पढ़ना है हमें यहाँ पर, पहला फैक्टर पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं ली-चाटलर प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत आसान सा 11th क्लास में पढ़ा हुआ है हमारा ली-चाटलर प्रिंसिपल। ली-चाटलर प्रिंसिपल है, एनसीईआरटी से रीड करना एक बार अच्छे से। इसमें दिया हुआ कि 2 केमिकल रिएक्शन है, 2 तरह के हमारे पास, है ना। एक तो हमारे पास है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। और दूसरा हमारे पास है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। हमारे पास 2 तरह की केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक क्या होगा, ये बहुत बेसिक से टर्म्स हैं, ये हम 10th क्लास में जान चुके हैं सब। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज विच रिलीज हीट, है ना, क्या करते हैं रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, वे एक्सोथर्मिक होंगे। और जो एब्जॉर्ब करते हैं वे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, हमने एसिड लिया, एसिड HCl लिया, सपोज HCl और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या करता है, हीट रिलीज करता है, पढ़ा है ना। हम डाइल्यूट करते हैं जब किसी एसिड को, तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं हम पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो हम एसिड लेते हैं, वाटर के अंदर क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डिजोल्व करते हैं, ठीक है। और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होने वाली है, एंडोथर्मिक वे जो हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, सपोज हमने चीनी मिलाई है पानी के साथ में, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर इजीली घुल जाएगी वहाँ पर, वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी। देखो समझते हैं क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, जिनसे हीट पहले ही रिलीज कर रहा है, जो है ना, जो क्या करता है हीट पहले ही रिलीज कर रहा है जो, और अब तुम क्या कर रहे हो, हीट तो रिलीज करता है, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं हीट रिलीज करता है। उस कंडीशन में तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल है ना। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली-चाटलर प्रिंसिपल टू एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक की बात करते हैं, क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है मिलते टाइम पर, है ना। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें क्या होगा, अगर तुम ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। तो पहला टर्म हमारा क्लियर हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ली-चाटलर प्रिंसिपल क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा, बहुत सिंपल है। क्या बताओगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है,
अगर हीट रिलीज करता है वो, है ना, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करता है, अगर हम वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एंडोथर्मिक के साथ में। पढ़ के आ रही है यहाँ पे बात याद रखनी है, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना, स्टेप वाइज ही पढ़ना है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, वहाँ पर अलग रूल पढ़ने वाले हैं आप हम। तो पहला हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो आ गया हमारे पास, कैसे, एक्सोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद समझते हैं, देखो इसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारे पास प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब सपोज हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा लिक्विड है और यहाँ पर हमने सॉलिड गैस के साथ में, यहाँ पे ये सॉलिड है हमारे, यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड है। अब लिक्विड और सॉलिड जो हमारे पास है यहाँ पर दोनों के दोनों, अब हम क्या करते थे, प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से, ऐसे हमने क्या प्रेशर अप्लाई यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, सिंपल है अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है हमारे लिक्विड और सॉलिड बोथ आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, दोनों के दोनों लगभग इनकम्प्रेसिबल है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है पहले से, है ना। लिक्विड भी हमारे क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और सॉलिड भी हमारे इनकम्प्रेसिबल है। तो इसका मतलब जो प्रेशर लगाएंगे हम ऊपर से, तो इनके पार्टिकल पास नहीं आएंगे, दूर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला टेम्परेचर चेंज का यहाँ पर। तो लिख सकते हैं अभी सिंपल क्या होगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, there is no significant effect of pressure on solubility of solid in liquid। क्यों, क्या होगा, रीजन क्या होगा, रीजन होगा बिकॉज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, है ना, पता नहीं तो पढ़ा था 11th क्लास में, पास कर लो। लिक्विड पे लगा हुआ प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ऐसे है सिंपल, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है, इस वजह से याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर प्रेशर का, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम ली चैप्टर के अकॉर्डिंग करते हैं इस तरह से, टेम्परेचर बढ़ेगा सोलिबिलिटी कम होगी एक्सोथर्मिक के लिए, टेम्परेचर बढ़ेगा सोलिबिलिटी भी बढ़ेगी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, ठीक है। एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे ना सब क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से वहाँ पर। इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर सोलिबिलिटी, जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, देखो एमसीक्यूज क्वेश्चन आने हैं 18 एमसीक्यूज का मतलब है आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से कवर करना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है जितनी भी है, और एनसीईआरटी कवर कर लोगे बहुत सफिशिएंट है, एडिशनल बुक पढ़ने की कोई नीड भी नहीं पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखो पहले हम स्टार्टिंग में जानने थोड़ी सी बात यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पर ये जो है एक लिक्विड है ना, ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड के अंदर यहाँ पर जो है गैस के पार्टिकल्स हैं, डिजोल्व गैसेस हैं यहाँ पे। सपोज कॉमन सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था पीपीएम 5.8 पीपीएम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर, है ना। तो सी वाटर मतलब जो एक्वेटिक स्पीसीज है, एक्वेटिक लाइफ है, वे क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सी के अंदर पहुंच जाएगा सारी ऑक्सीजन जो है ना, या फिर कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, वो पानी के अंदर डिजोल्व है, उस पानी के अंदर से, उस वाटर के अंदर से वे डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करते रहते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं अपना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर जो है या लिक्विड के अंदर जो सोलिबिलिटी है उस फैक्टर को क्लियर कैसे करेंगे, देखो समझते हैं यहाँ पे। अब ये बताओ आप मुझे, जैसे हम सिंपल सी बात समझते हैं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ जनरली क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितने गैस के पार्टिकल हैं हमारे, इन गैस के पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, आ जाएगी ना, सिंपल है। क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आने से एक पार्टिकल पहुंच जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे यहाँ से पार्टिकल्स ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है क्या, यहाँ पर अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी गैस इन लिक्विड की, गैस इन लिक्विड। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे ये है कि गैस क्या करता है, गैस क्या कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पार्टिकल पे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वाटर पे स्केप करके निकल जाएगा बाहर वहां से, या किसी भी लिक्विड को क्या करता है बाहर निकल जाएगा वहां से, समझ गए ना।
अब इसमें ना इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, ये पॉइंट लिख लेंगे हम यहाँ पे। जो एक्वेटिक स्पीसीज है, एक्वेटिक लाइफ जो है ना, एक्वेटिक लाइफ इज, है ना, ये एक्वेटिक स्पीसीज जो भी एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर rather than in hot water। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कितनी बार बोर्ड में। वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू द हॉट वाटर, है ना, कि जो जितनी भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, फिशेज हैं, एक्वेटिक लाइफ हैं, वे सब के सब ठंडे पानी के अंदर ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, कंफर्टेबल रह सकती हैं, और जो गर्म पानी होगा उसके कंपेरिजन में। रीज़न क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिजोल्व ऑक्सीजन क्या कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी वहाँ पर, समझ गए ना। तो इस वजह से ऐसा होगा। तो सिंपल आंसर बता देंगे क्या होगा, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज, है ना, या कह सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेस, है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेस, दैट इज वाई स्पीसीज एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये जानना है यहाँ पे। देखो क्या होगा यहाँ पर, सपोज हमें पता है यहाँ पर हमारे लिक्विड यहाँ पे, ठीक है, अब लिक्विड के बाद गैस जो है, ये गैस क्या करते हैं यहाँ पे, इस गैस को अंदर रोकने के लिए हम ऊपर से प्रेशर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है, पर गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर, गैसेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जितनी भी गैसेज इसके अंदर है वो अच्छे से घुल जाएंगी और ज़्यादा, है ना, और डिजोल्व हो जाएंगी यहाँ पे। जितना प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे उतनी गैसेज ज़्यादा डिजोल्व होंगी यहाँ पे। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बहुत टाइट पैक कर, सील पैक करते हैं ना, ताकि जो क्या होगा, जो CO2 मिक्स करिए उसके अंदर, वो CO2 उसके अंदर घुली रहे ऐसे कैसे, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, और प्रेशर का इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करा है हेनरीज ने, जिसको पढ़ेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे जनरली क्या होगा, जनरली हमारी बात समझ आ गई। यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने से क्यों होगी, क्योंकि गैस है, और गैस क्या कर सकता है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इस वजह से होगा ऐसा। इसी चीज को जानेंगे अभी हम यहाँ पर हेनरीज लॉ के अंदर। ये क्वेश्चन याद रखना, वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन हॉट वाटर। देखो समझते हैं अब। इसके बाद हम यहाँ पर जो है हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या बता रहा है, हेनरीज लॉ ये बता रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना, गैस इन लिक्विड की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये बता रहा है यहाँ पे, इसका कहना क्या है, इसका ये कहना कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, अब उस लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। अब ये गैस के पार्टिकल्स आ गए हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल है, डार्क कर दिए मैंने इस तरह से, ये हमारे पास। और हम क्या करते हैं, सपोज हमने इसके ऊपर वजन रखा हो, वेट रखा हो, मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। कम प्रेशर है तो देखो क्या होगा, कम प्रेशर है तो सरफेस के पास में कुछ बाहर निकलने के लिए आ रही है, मतलब, है ना। पर जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, हमने और ब्लॉक्स रख दिए और वेट रख दिए, यहाँ पर हमने प्रेशर क्रिएट कर दिया यहाँ पर, और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, यहाँ पर जो जितने पार्टिकल थे गैस के, वे गैस के पार्टिकल बहुत अच्छी तरह से क्या होंगे, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से जितनी भी गैसेज है वो अच्छा डिजोल्व होगी पानी के साथ में, ठीक है ना, ये बात है, या किसी लिक्विड के अंदर, इसी को समझना है। तो इन्होंने क्या कहा पे, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, देखो जानते हैं सब, इसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, the solubility of gas in liquid is directly proportional, डायरेक्टली समझ गए ना, सेम सेम है ना, is directly proportional to the partial pressure applied on the surface, applied above the surface, है ना, above the surface of liquid। ये होगा हमारे पास, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या है कि सोलिबिलिटी जो है गैस इन लिक्विड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के, सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो सिंपल ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, सोलिबिलिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, ये है यहाँ पर, ठीक है। ये होगा हमारे पास हेनरीज लॉ। अभी हेनरीज लॉ को क्लियर करेंगे, अभी और भी बात यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सोलिबिलिटी को, ठीक है ना। तो उसी चीज को जानेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल से टर्म याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है और हाईलाइटेड है वहां पर, वहां से हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कवर करते देखो इसके बाद। होगा हमारा सोलिबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, है ना, ये तो पढ़ा हमने यहाँ पर। अब एक बात समझते हैं, देखो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। अब इसमें ना हम सोलिबिलिटी जो है हमारा, उसका मतलब ये हो सकता है कितना मोल ऑफ गैस हमारा जो है वो डिजोल्व हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। सिंपल है, सोलिबिलिटी मतलब कितने मोल ऑफ गैस किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो डिजोल्व हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर जो होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये पार्शियल प्रेशर कौन सा होगा, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर अप्लाइड अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कि इक्वल होगा इंटरनल प्रेशर के, सॉल्यूशन के अंदर जो गैसेस प्रेशर क्रिएट कर रही होंगी वहां पर, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका होगा, ये गैस का मोल फ्रैक्शन होगा। तो इस वजह से हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर P इज इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगने वाला है यहाँ पर KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KHX बन जाएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू KHX, ये हमारा हेनरीज का एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसके फॉर्मूले के बेस पर हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पर P मतलब क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ना। और जो है KH क्या होगा हमारे यहाँ पर, KH होगा हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और जो X होगा यह जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। ये टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर, बहुत सिंपल है। P इजिकल टू KHX। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ग्राफ इसका बनता है इस तरह से, मान लो सपोज ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है ना, ये आ जाएगा इस तरह का ग्राफ प्रोपोर्शनल का, ये आ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब सोलिबिलिटी उतना ज्यादा घुलती चली जाएगी, उतने नंबर ऑफ मोल्स गैसेस ज्यादा घुलेंगे जितना प्रेशर ज्यादा करेंगे। यहाँ पर प्रेशर हमारा पहले सपोज करो 0.5 प्रेशर है हमारा, 0.5 पे सोलिबिलिटी कितनी है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मान लो 2 मोल ऑफ गैस डिजोल्व है सपोज एग्जांपल। जैसे यहाँ से हम आगे की तरफ चलते बढ़ते तो क्या होगा, ऐसे जाते जाते ना क्या होगा, यहाँ पर 4 मोल आ जाएंगे। तो मतलब जितना प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे हम, उतने ज्यादा मोल्स ऑफ गैस पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर ज्यादा डिजोल्व होगी यहाँ पर। तो क्लियर पॉइंट यहाँ पे क्या, हेनरीज लॉ समझ गए, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी रिप्रेजेंट कर देंगे हम कि कितना मोल ऑफ गैस डिजोल्व है किसी भी लिक्विड के अंदर। इस वजह से हमने लिखा मोल फ्रैक्शन के तौर पर लिखा हमने यहाँ पे, है ना, जीटा बोलते हैं इसे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये कर सकते हैं अपन। क्लियर पॉइंट यहाँ पे हेनरीज लॉ हमारा हो जाएगा। और जो KH है हमारा यहाँ पर, ये KH जो है इसकी KH की वैल्यू से क्वेश्चन बन सकता है हमारे यहाँ पे, MCQ क्वेश्चन आ सकता है, अरेंजमेंट आ सकता है कि सपोज क्वेश्चन देगा इस तरह से कि हमारे पास A B C और D, हमारे पास 4 गैसेस हैं और गैसेस की वैल्यू देगा, यहाँ 2 देगा, 5 7 और 8 इस तरह से वैल्यू गिवन कर देगा कोई भी, है ना, पॉइंटों में आ सकती है, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। तो पूछता है कि ये बताओ किसके अंदर जो है सोलिबिलिटी मैक्सिमम होगी, या विच गैस शो मैक्सिमम सोलिबिलिटी इन दैट सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा, KH जो है हमारा उसकी रिलेशन निकालते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना, ये समझते हैं। और इस पर KH पर टेम्परेचर का भी असर पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बताओ, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू तो यहाँ पर असर पड़ेगा उस पर, टेम्परेचर चेंज करने से, क्योंकि सोलिबिलिटी पर असर पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये हमें फैक्टर्स और जाननी है इसके यहाँ पर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तक कवर हो जाएगा हेनरीज लॉ हमारा, अच्छे से पढ़ लेंगे इसे एक बार। हेनरीज लॉ कैसे होगा, हेनरीज लॉ बहुत अच्छे से कवर करना और सारे टर्म्स क्लियर करने हैं, एक बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, सब कवर हो जाएगा यहाँ तक आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
जैसे हम समझ चुके हैं यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, जो इतना मोल्स ऑफ गैस है वो ज्यादा डिजोल्व होगा किसी लिक्विड के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तब क्या होगा, जैसे हमारे पास P इक्वल टू KHX बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, है ना, P इक्वल टू KH और जीटा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो KH का क्या इफेक्ट होगा, KH पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, MCQs आ सकते हैं यहाँ से, अरेंजमेंट आ सकता है यहाँ से, इसको समझते हैं यहाँ पे कैसे समझते हैं, है ना। देखो जो कि हमारे पास है क्या फॉर्मूला है, P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, ये हमारे पास। अब अगर मैं KH का फॉर्मूला बनाऊं तो KH इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और इससे क्या पता लगा, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब है सोलिबिलिटी, बताया था ना कितना मोल ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये होगा KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोलिबिलिटी के, है ना। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन हम एक कवर करेंगे। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं। सपोज हम पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कोई भी कि अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of solubility, है ना। कोई भी क्वेश्चन दे देगा सपोज, बस हम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा अलग से अलग लेक्चर में। सपोज हमारे पास कंपोनेंट दिया A B C और D दिया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0.25 दी हुई है, इसकी वैल्यू 0.1 दी हुई है यहाँ पर, है ना, 0.12 दी हुई है, सपोज इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 दी हुई है। सिंपल है। तो इसमें बताना है विच इज मैक्सिमम सोलेबल, लेस सोलेबल, अरेंज करना है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सिंपल सी बात ये है, KH की वैल्यू जहाँ पर क्या होगी, KH की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही होगी तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी, है ना। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट KH की वैल्यू होगी, सोलिबिलिटी सबसे कम उसकी होगी यहाँ पर। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी, D की है यहाँ पे, है ना। तो D की KH की वैल्यू सपोज यहाँ पे गिवन है ना, KH है तो 5 है, तो D क्या होगा, सबसे कम सोलेबल होगा। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, देखो इसके बाद क्या आता है 1, है ना, 1 मतलब C आ जाएगा। उसके बाद जो है वैल्यू किसकी जाती है यहाँ पे 0.2 मतलब A आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा यहाँ पे। तो जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा सोलेबल होगी वहाँ पे, है ना। इसमें क्या करना है, हमें बस याद रखनी है बात की KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सोलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वहाँ पे। ये X मोल ऑफ गैस का मतलब वही बताया था ना कि सोलेबल है वहाँ पे, इतना मोल ऑफ गैस सोलेबल हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन मिलता है ना, उसमें क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे जब उसमें टेम्परेचर गिवन होगा, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ये वैल्यूज होंगी। KH की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सपोज करें कोई मेरे पास सब्सटेंस है यहाँ पर A, है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि इसका जो KH की वैल्यू है ना यहाँ पर, मैंने कहा KH की वैल्यू 5 है इसकी यहाँ पर, और क्या कह रहा है, सपोज आपको ये बच्चा आगे बोलता है कि नहीं इसकी 7 आ रही है हमारी वैल्यू। तो हम ये बात ध्यान रखते हैं कि टर्म्स है ना, टर्म्स मतलब टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अलग अलग टेम्परेचर पे KH की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे गिवन होगी 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, वहां उसके हिसाब से सोल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चंस सोल्व करा दूंगी जितने भी होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और आप लोग इसे बहुत अच्छे से कवर करें एक बार वीडियो को। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन हैंडीज लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना है NCERT से, लाइन टू लाइन NCERT पढ़ते रहे, कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, बस NCERT करते रहो साथ साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।